ये तृतीय विश्व युद्ध होगा, कोई नहीं टाल सकता। चीन और रशिया दोनों अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। वियतनाम के पीछे अमेरिका है, यूक्रेन के पीछे अमेरिका है। तीनों महाशक्तियां युद्ध में इन्वॉल्व हो चुकी है। कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है और हम अभी बचे हुए हैं इस युद्ध से और बचे रहेंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद हिंदुस्तान का उद्भव होना है, लेकिन तैयारी आपको और हमें अभी से करनी है और गांव से करनी है। हमारे गांव को मजबूत करें, हमारे ग्रामीण लोगों को उनका अधिकार दिलाएं। ग्राम स्वराज की इस यात्रा में आप साथ आएं। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। हमारे हर कार्यक्रम सभी सरपंचों के द्वारा पसंद किए जा रहे हैं। सरपंचों के अलावा भी बहुत से लोग हैं जो हमारे इस चैनल को, गांधी टीवी को पसंद कर। बहुत से सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और अन्य सदस्य और पदाधिकारी और साधारण जो सरपंच ही हैं और उन्होंने राजस्थान सरपंच संघ की सदस्यता ले रखी है और जिन्होंने नहीं ले रखी वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। सब लोग हमारे बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं कि गांधी टीवी से जुड़े हुए लोग क्या है, कौन है, उनकी पहचान क्या है और उनके साथ हमारा हित कैसे सधेगा। तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अनीश कुमार नाडार है और मैं राजस्थान में पला बड़ा हूँ। मेरी माँ नर्स थी और बचपन से हमने राजस्थान के गाँव को देखा, गाँव की समस्याओं को देखा। मेरे पिताजी सिग्नल कोर में थे। उन 5 जासूसों में से एक जिनको इंदिरा गांधी ने चुना था बांग्लादेश के गठन के लिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए, सिग्नल कोर में थे। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी और 5 वर्ष पूर्व तक उनकी पूरी दिशा निर्देश हमें मिलती रही। हम उस पर आगे बढ़ते रहे राष्ट्र सेवा की भावना के साथ। एक बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन की रही जब 2009 में आधार की प्लानिंग की गई है। तत्कालीन रक्षा मंत्री और भारत के और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर AK एंटनी साहब के साथ हमने आधार की रचना की, आधार का नामकरण किया। वो एक कहानी में आपको बताना चाहता हूँ कि आधार कैसे आया, क्या कारण था। उन दिनों में हमारा मीडिया का ऑफिस सिविल लाइन में हुआ करता था, मुख्यमंत्री आवास के सामने। अच्छा काम करते थे। चूँकि मैं स्वयं, मेरे माता पिता मूल रूप से केरल के हैं, मेरा जन्म जरूर राजस्थान में हुआ है और कर्मभूमि और जन्मभूमि मेरी राजस्थान है और आज मैं यहाँ कर्म कर रहा हूँ। तो उन दिनों में हम कार्य करते थे मीडिया के लिए स्वतंत्र रूप से, ईमानदारी से। तो केरल का एक परिवार आया और उन्होंने एक अपनी पीड़ा बताई। पीड़ा ये कि वो पूरा परिवार मुस्लिम परिवार था। उनके जो मुखिया थे वो सऊदी में काम करते थे। तो सऊदी की छुट्टी से आए और अपने परिवार के, अपने माता पिता और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वे कश्मीर घूमने गए। जिस होटल में वे ठहरे थे उस होटल में आतंकवादियों की होने की सूचना इंटेलिजेंस को मिली। उस होटल को चारों तरफ से घेरा गया। उस होटल में जितने भी लोग थे उन सबको गिरफ्तार किया गया। ये परिवार भी पूरा का पूरा गिरफ्तार हुआ। चूँकि केरल से और केरल के मुसलमान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे तो शक ज़्यादा हुआ। उन दिनों में हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर का पहचान पत्र कुछ भी नहीं था कि जिससे ये पता चले कि ये हिंदुस्तानी है और ये हिंदुस्तान का अच्छा नागरिक है और उसकी डिटेल मिल सके। उन दिनों में हमारे पास सिर्फ वोटर आईडी कार्ड हुआ करते थे और उन वोटर आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन, उन वोटर आईडी कार्ड की जांच और उसकी व्यवस्थाएं प्रदेश स्तर की हुआ करती थी। तो लिहाजा उस पूरे परिवार को पुलिस कस्टडी में रखना पड़ा। वहाँ से पुलिस अधिकारी केरल गए। केरल उनके पैतृक गांव में पहुँचे, वहाँ पूरी जांच की। जांच करने के बाद वो पुलिस अधिकारी वापस कश्मीर पहुँचे और उसके बाद फॉर्मेलिटीज़ किया गया और उसके बाद उन बच्चों को भी, उन माता पिताओं को, बुजुर्गों को भी छोड़ा गया। वे काफ़ी व्यथित हुए। उनका पूरा प्लान, जो ट्रैवल प्लान था, वो सारा गड़बड़ा गया। उन्हें राजस्थान में अजमेर ख्वाजा साहब के पास जाना था, वहाँ दर्शन के लिए जाना था। तो जब वो जयपुर में उनके किसी मिलने वाले के पास आए
तो उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा कि ये तो आपके साथ बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, बहुत बड़ा अपमान हुआ है, बच्चों को भी परेशानी हुई है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, इन अधिकारियों को सबक सिखाना है। वो लोग मेरे पास आए खबर बनाने के लिए। हमने खबर बनाने के लिए उसकी जांच की, और जब जांच की तो ये पता चला कि हिंदुस्तान में एक राष्ट्रीय पहचान पत्र नहीं होने के कारण, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान आईडी कार्ड नहीं होने के कारण लोगों को परेशानियां होती है। इस प्रकार की परेशानियां अन्य स्टेट्स में भी होती हैं, कई जगहों पर होती है। तब प्लान आया आधार का, और हमने पत्र लिखा कि देश में एक ऐसा आधार होना चाहिए जिससे हिंदुस्तान का नागरिक हिंदुस्तान के किसी भी कोने में खड़ा हो, उसे ये फ़ख्र के साथ कहने का मौका मिले कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मेरा पहचान पत्र यह है। और इस आधार को जितनी जल्दी लाया जा सके उतना अच्छा है। यह एक ऐसा आधार हमें देना होगा पूरे देश को। यही एक लैंग्वेज थी कमोबेश। और हम एक एंटनी साहब से उस समय हमारी मुलाकात थी, उनसे मिले और उनको कहा कि भाई इस प्रकार की समस्याएं हमें झेलनी पड़ रही है, हमारे नागरिकों को झेलनी पड़ रही है। मैं उस सृष्टिकर्ता को शुक्रगुजार करता हूँ जिसने इस सृष्टि को बनाया, जो ईश्वर है, जो साक्षात ब्रह्म है, अल्लाह है, जिससे कौन है ये पता नहीं, लेकिन जो ईश्वर है जिसने इसको बनाया है वही हम सबको चलाता है। उस मेरे सुझाव को, उस आधार को ही आधार नाम दिया गया। मुझे मौका मिला आधार के नामकरण का और उसके सूत्रपात का। उसके सीईओ के रूप में नंदन नीलकेणी को बुलाया गया और उनके नेतृत्व में आधार बनाया गया, और आधार आज बहुत उपयोगी है। तो हम गांधी टीवी के रूप में तब भी जुड़े हुए थे। इसके अलावा नागौर के कुछ सरपंच आया करते थे जालूपुरा में पर्वत सर के विधायक राकेश मेघवाल के पास। उनका बड़ा आशीर्वाद था, वो हमसे खबरें वगैरह छपवाया करते थे। उन दिनों में मैं समाचार जगत में पत्रकार के रूप में काम करता था, मैं बहुत कुछ मार्केटिंग का काम भी करता था। उन्होंने कहा साहब हमारे राजधानी में हमारे बारे में खबरें छपे तो अच्छा रहे, हमारे मंत्री जाने, हमारे मुख्यमंत्री जाने, हमारे जो बड़े पंचायत राज विभाग के अधिकारी हैं उनको भी हमारी समस्याओं का पता चले। तो फिर सोच आई कि कोई ऐसा इशू बनाया जाए जो प्रदेश स्तर का हो, ताकि वो प्रदेश स्तर के इशू होने के कारण नागौर की सरपंचों की समस्याएं यहाँ भी छपे। उन दिनों में मेरे मित्र थे जयंती सिंह रत्नू, इंडाली के सरपंच थे वो, और उन्होंने ये प्लान रखा कि नहीं जी एक ऐसा संगठन हमें बनाना चाहिए जो सरपंचों के हित के लिए, सरपंचों के अधिकार के लिए लड़े। क्या करें बताओ, क्या उसकी रूपरेखा है। पहली बैठक 20 सरपंचों की पर्वतसर विधायक राकेश मेघवाल जी के बंगले पर होती है, और उसके बाद वो संगठन अपना रूप लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पहला आंदोलन, पहली अपनी मांग को लेकर लगभग 200 सरपंच एकत्रित होते हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर। वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जानू साहब फिर अध्यक्ष बनते हैं, फिर पहाड़ सिंह जी संयोजक बनते हैं। ये एक सिलसिला चलता रहता है, लाठियाँ बांधी जाती है। और जो एनजीओ की जो परिकल्पना है ये उन दिनों में हमने इसलिए की थी कि उन दिनों में जो सरपंच थे उनको सहायक की ज़रूरत होती थी और सरपंचों के पास ज़्यादा बजट होता नहीं था। तो हमने कहा इतने सारे एनजीओ वाले हैं, इन एनजीओ वालों को कहा जाए कि आप जाके सरपंच के साथ खड़े हो जाइए और निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा करते हुए आप लोग प्लान दीजिए, आप लोग साथ दीजिए और जन समर्थन जुटाइए। और सरपंच के साथ जन समर्थन जुटाकर जन सहयोग के साथ जहाँ कुछ पैसे की ज़रूरत है तो भामाशाहों को जोड़िए और गाँव का विकास कीजिए। ये प्लान था। लेकिन बड़ी विडंबना है कि कुछ लोग शैतान रूप में हमेशा राजनीतिक व्यवस्थाओं में रहते हैं। उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा प्लान है और इसको उल्टा कर दिया। उन्होंने एनजीओ को सीधे सोशल ऑडिट के नाम पर सरपंच के ऊपर बिठा दिया। प्रजातंत्र में प्रजा राजा है, राजा से ऊपर कोई ताकत नहीं है, लेकिन यहाँ एनजीओ को राजा से ऊपर बिठा दिया। सरपंच जो प्रजा से जुड़ा हुआ प्रजा का पहला प्रतिनिधि है सरपंच, दूसरा विधायक है और तीसरा सांसद है, लेकिन जो पहला प्रतिनिधि है वह अपने अधिकार के लिए अब भी लड़ रहा है। अभी फ़िलहाल जो आपके राजस्थान प्रदेश सरपंच संघ
राजस्थान के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ वो ग्राम स्वराज की दिशा में एक कदम है। उसमें बहुत से हमने मांगे मनवाई, लेकिन ये अभी अधूरा है। हमने कहा राशन कार्ड में अगर नाम जुड़वाना हो तो सरपंच के पास कोई अधिकार नहीं है। खाद्य सुरक्षा के पात्र नागरिकों को लाभ दिलाना हो तो सरपंच के पास कोई अधिकार नहीं है। गरीब लोगों को आवास दिलाना हो तो सरपंच के पास कोई अधिकार नहीं है। सरकार जो मटेरियल अगर कोई काम करवाती है, निर्माण कार्य करवाती है, तो जो मटेरियल की कॉस्ट सरकार के हिसाब से है वो बहुत कम है, और जब जीएसटी भी जुड़ जाता है तो सरकार के पैसे से वो काम हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में वो काम कैसे हो, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और मास्टर रोल, साधारण जो काम है उसमें भी मास्टर रोल की आवश्यकता बताई गई है, उसे भी बंद होना है। बहुत से ऐसे समस्याएं हैं। तो एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि सरकार की नज़र में पूरे राजस्थान में भौगोलिक वातावरण एक ही है, तो हर जगह के लिए पानी के खर्चे की मद जो है कि पानी में इतना आपको खर्चा पेयजल के लिए करना है और इतना आपको सड़क के लिए, नाली के लिए करना है, इतना दूसरे कामों के लिए करना है। लेकिन कई जगहों पर पानी की कमी नहीं है और कई जगहों पर पानी है ही नहीं। तो ऐसे में सरकार 100 रुपये देकर और 40 रुपये खर्च करने की अनुमति देती है, जबकि काम वो 100 रुपये का होता है। तो सरपंच क्या करे? सरपंच को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। और ग्राम स्वराज किसके लिए है? सबसे पहली बात तो अब तक जो हमारी लड़ाई है, हम बहुत लंबे समय के गैप के बाद सरपंचों को उनके अधिकार दिलाने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं जयंती सिंह रत्नू जी का, उनके तमाम साथियों का जो उन दिनों में संगठन को चलाया करते थे और संगठन को यहाँ तक लेके आए। और एक एक व्यक्ति, एक एक सरपंच जो आज सरपंच नहीं है, लेकिन जिसने इस संगठन को, इस मांग को आगे बढ़ाया और आगे बनाए रखा, उन सबको भी धन्यवाद। और जो वर्तमान में पदाधिकारी आए हैं और जो अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। ये जो लड़ाई है ये आम नागरिक की है, आम जनता की है, ग्राम स्वराज की है। ये सरपंचों की लड़ाई नहीं है। हम सरपंचों की लड़ाई के रूप में इसे न देखें, हम इसे आम नागरिक की लड़ाई के रूप में देखें। और जब हम आम नागरिक के अधिकार की बात करेंगे, ग्राम स्वराज के अधिकार की और उसकी कल्पना को साकार करने की बात करेंगे, तो अब तक जो सरपंच रहे हैं और वर्तमान में नहीं है, वो भी हमारे साथ आ जुटेंगे। जो हमारे नागरिक हैं वो भी हमारे साथ आ जुटेंगे। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आरएलपी, चाहे कोई सी भी राजनीतिक दल हो, उन सब राजनीतिक दलों को एक समान एक मुद्दे पर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ग्राम स्वराज की अवधारणा आम नागरिक, गांव के नागरिक को अधिकार देने की अवधारणा है। अगर रात को बारिश होती है और गांव के एक किसान का घर ढह जाता है और सुबह उसको बनाने की ज़रूरत है, तो सरपंच के पास कोई अधिकार नहीं है। वो पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होते होते बहुत दिन लगेंगे, तब तक वह जो किसान है वह अपमान की ज़िंदगी जिएगा। गांव के आम नागरिक को सम्मान दिलाने के लिए ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को मूर्त रूप लेना जरूरी है। कहीं भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, मैंने अभी जो आपको बताया, उन समस्याओं के अलावा भी बहुत से समस्या ऐसी है। तो गांव की आम नागरिक को अधिकार जब तक नहीं मिलेगा, जब तक ग्राम स्वराज की अवधारणा की संकल्प को हम मूर्त रूप प्रदान नहीं कर देते। और ये तब ही संभव है जब इसे जन आंदोलन बनाया जाए, जनता की मांग बनाई जाए, सरपंच का मांग नहीं। सरपंच की मांग में दिक्कत क्या होती है कि सरपंच 5 साल का होता है। अब सरपंच डिमांड करेगा, सरपंच मांग करेगा, सरपंच मांग करने के बाद अब 5 साल बाद सरपंच का कार्यकाल बदल गया, तो वो आंदोलन फिर दोबारा शुरू होगा। तो अगर हम जन आंदोलन बनाएंगे, अगर हम जनता के बीच में जाएंगे, उन्हें समझाएंगे कि पंचायतों को अधिकार मिलने से आपको क्या लाभ है, आप इस आंदोलन से जुड़िए। सोशल मीडिया है, आप गांधी टीवी को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी नागरिकों को जोड़ें। तो हम नागरिकों को हम भी समझाएंगे
कि हमें ये ग्राम स्वराज का जो अवधारणा है इसे मूर्त रूप लाने के लिए क्यों आगे बढ़ना चाहिए। अब ये गांव का व्यक्ति विधायक के बंगले पे चक्कर काटता है, आप सोचो एक विधायक पर कितना बड़ा लोड है, तो वो लोड भी तो कम होगा ना, वो भार भी तो कम होगा। वो सरपंच के पास आएगा, गांव का व्यक्ति सरपंच के पास तो तुरंत पहुंच जाता है क्योंकि सरपंच उसी गांव का है। सुबह शाम सरपंच साहब से मिल सकता है, अपनी समस्याओं को बता सकता है। हर विभाग की आवश्यकताएं जो ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण लोगों के लिए है, उसके लिए अधिकृत सरपंच होना चाहिए। यह ग्राम स्वराज की मूल अवधारणा है और स्वावलंबी होना चाहिए। आज अगर मान लो, हमने एक गांव के बारे में कुछ दिन पहले पढ़ा था, देखा था, तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में वो एक गांव है। उस गांव के लोगों ने, सरपंच ने, सब ने मिलकर लोगों ने सोचा कि हम एनर्जी के रूप में, सोलर एनर्जी के रूप में, सौर ऊर्जा के रूप में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। उन्होंने कुछ एजेंसियों से पैसा उधार लिया, कुछ अपने पास से पैसा लगाया, कुछ नागरिकों के बीच में जो भामाशाह है उनसे लिया, और उन्होंने पूरे गांव को सोलर प्लांट से, सोलर एनर्जी के प्लांट से भर दिया। और वो जो सोलर एनर्जी का जो पैनल है वो पूरे गांव को आच्छादित कर गया, और पूरे गांव की हालत बाद में ये हुई कि उन्हें बिजली अपनी तो पूरी मिली निःशुल्क, लेकिन जो बची हुई बिजली है उसको उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। आज भी वह गांव बिजली विभाग को बिजली बेच रहा है, वह ग्राम पंचायत बिजली विभाग को बिजली बेचकर उससे कमा रहा है और अपने विकास को आगे बढ़ा रहा है। देश के नेता जब घोटालों में लिप्त हैं, देश के नेता जब हर विकास कार्य में कमीशन में व्यस्त हैं, ऐसे में ग्राम स्वराज की अवधारणा ही हमारे देश को आगे बढ़ा सकती है। सरपंच की ताकत ही हमारे देश को आगे बढ़ा सकती है। अब इन सारे चीज़ों को कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, सरपंच स्तर पर भ्रष्टाचार होता है, ये अरे भ्रष्टाचार किस युग में नहीं हुआ। महाराजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, वे न्याय करते थे, भ्रष्टाचार को छांटते थे और भ्रष्ट लोग को छांटकर सजा दिलाते थे। तो जब सतयुग में भी भ्रष्टाचार और झूठ का बोलबाला था, तो ये तो कलयुग है, ये तो हर युग में होता आया है और हर युग में होता रहेगा। लेकिन इसके बीच में व्यवस्थित रूप से हम किस तरीके से जनता को कुछ दे पाते हैं, देश को कुछ दे पाते हैं, वो हमारे देश की ताकत को मजबूत करेगा। मैं बार बार कहता हूँ, हम तृतीय विश्व युद्ध के दौर से गुजर रहे हैं। ये तृतीय विश्व युद्ध होगा, कोई नहीं टाल सकता। चीन और रशिया दोनों अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। वियतनाम के पीछे अमेरिका है, यूक्रेन के पीछे अमेरिका है। तीनों महाशक्तियां युद्ध में इन्वॉल्व हो चुकी है। कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है और हम अभी बचे हुए हैं इस युद्ध से और बचे रहेंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद हिंदुस्तान का उद्भव होना है, लेकिन तैयारी आपको और हमें अभी से करनी है और गांव से करनी है। हमारे गांव को मजबूत करें, हमारे ग्रामीण लोगों को उनका अधिकार दिलाएं। ग्राम स्वराज की इस यात्रा में आप साथ आएं। जो भी सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष बहुत सारे हैं जो ब्लॉक लेवल पर इस ग्राम स्वराज यात्रा का नेतृत्व कर सकते हैं, बड़े लेवल पर बड़े लोग कर सकते हैं, और हम राजस्थान से इस बयार को पूरे हिंदुस्तान में ले जाना चाहते हैं। जाति, धर्म और राजनीति से परे नागरिक को अधिकार दिलाने के लिए, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा राजा है और राजा की शक्तियां छीन ली गई है। जनता के पास कोई अधिकार नहीं है, कोई ताकत नहीं है। हमें इस आंदोलन को गांधीवादी तरीके से, आपसी बातचीत से, सबका समर्थन लेते हुए आगे बढ़ाना है। हम लोग आना चाहते हैं। अभी नागौर
में जो एक ब्लॉक अध्यक्ष है उन्होंने हमसे कहा है, वो जोधपुर साइड में भी एक ब्लॉक अध्यक्ष है उन्होंने हमसे कहा है, बारा साइड में भी एक ब्लॉक अध्यक्ष है उन्होंने हमसे कहा है कि 20-20, 25-25 सरपंचों को एकत्रित करके हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। आप आइए, आप और हम मिलकर ग्राम स्वराज की अवधारणा को किस तरीके से लाया जा सकता है इस पर चर्चा करेंगे और इसको जन आंदोलन बनाएंगे और इसको प्राप्त करेंगे। और ये प्राप्त कर सकते हैं, अभी चुनाव का माहौल है, सरकार चुनाव में कुछ भी देने के लिए तैयार रहती है, तो आप तो जनप्रतिनिधि हो। दिमाग से चाणक्य ने पूरे राजवंश का सफाया कर दिया था, नया राजवंश स्थापित कर दिया था। और आप और हमें तो हमारे अधिकार लेने, हमें किसी सत्ता को बदलना नहीं है, हमें तो सभी राजनीतिक दलों को साथ लेना है इस एक मुद्दे पर, ताकि जिसकी भी सरकार आए उसके सामने हम खड़े रहे झंडा लेकर कि ग्राम स्वराज का ये हमारा झंडा, आपने कहा था कि आप समर्थन करेंगे, आप हमें दीजिए। और जन आंदोलन, जनता को भी इसके लिए तैयार करें। साथियों, मार्गदर्शन करें। बहुत से पदाधिकारी मार्गदर्शन करते हैं, वीडियो बनाने में भी कोई कमियां होती है तो बताते हैं कि भाई इसको इस तरीके से आप बदलें और चलाएं। मैं गोवर्धन सालवी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मैसेज किया है और हमें कहा है कि मनोहर जी, अजय मांगवा और जारोड सरपंच हैं, इन लोगों ने हमें मैसेज किया है। अच्छा लगता है आप लोग जब हमें मैसेज करते हैं, हम निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक परेशानियां हैं, बहुत विडंबनाएं हैं, लेकिन वो भी सॉल्व हो जाएंगी, हम आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक मदद भी जो सरपंच समूह के कुछ पदाधिकारी हैं वो कर रहे हैं, और जैसे तैसे हम गिरते पड़ते ग्राम स्वराज के झंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें गिरने न दें। गांधी टीवी को आप अपना चैनल समझें, ये आपकी आवाज़ बने और ग्राम स्वराज की अवधारणा के लिए सबसे मजबूत प्रहरी बने और प्रेरक बने, और हम इसे प्राप्त करने के लिए ये गांधी टीवी एक माध्यम बने। इसी आशा के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।